हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम हिंदू एनालिसिस देखेंगे। 6 अप्रैल का हम आज न्यूज़पेपर देखेंगे और एडिटोरियल को भी और न्यूज़ को भी देखेंगे। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें आप वीडियो को, चैनल को। और डिस्क्रिप्शन को आप जरूर देखें, जिसमें हम कुछ वीडियो लिंक्स को मैं रेफर करूंगा, जहाँ पे आपका जो और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है जिसको हमने पहले कभी कवर किया है, उसका हमने लिंक दिया है, तो उसको आप जरूर देखें डिस्क्रिप्शन को डिटेल में। और जो जो वीडियो लिंक है उसको आप क्लिक करके जरूर उस वीडियो को देखें। और साथ ही साथ जो है, आप अगर आपने प्रीवियस कुछ एडिटोरियल मिस कर दिया है, हिंदू एनालिसिस मिस कर दिया है किसी दिन का, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के, नीचे में हमने लिंक दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने एडिटोरियल्स को, हिंदू एनालिसिस को देख सकते हैं। क्योंकि हर दिन का जो है आपका इंपॉर्टेंट है, हर दिन जो है कुछ नए न्यूज़ आते हैं, कुछ नए इंपॉर्टेंट खबर आती है आपके लिए, स्कीम्स आता है कुछ नया। तो उसको जरूर आप देखें, ताकि आप जो है आपका नोट्स जो है वो पूरा प्रिपेयर्ड रहे, और है ना, आप प्रीलिम्स या मेंस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो देखने के बाद लाइक करें और कमेंट करें मुझे। और आपको कुछ और जानना हो या कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। तो पहला जो आपका न्यूज़ है वो है डी डे फॉर तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी। तो ये बेसिकली आज इलेक्शन है, वोटिंग है यहाँ पर, तमिलनाडु के सारे कंस्टिट्यूएंसी में, पुदुचेरी के सारे में और केरला में भी। उसके अलावा जो है वेस्ट बंगाल के का थर्ड फेज इलेक्शन है यहाँ पर, 31 कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पे आज पोलिंग होगा। और आसाम में फाइनल फेज है, थर्ड और फाइनल फेज है वहाँ पे, जहाँ पे 40 सीटें वहाँ पे पोलिंग होगी यहाँ पर। तो ये बेसिकली उसी के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे आपका वोटिंग है आज, तो जरूर आप वोट देने जाए, अपने वोटिंग राइट को जरूर आप यूज करें, और जरूर से जरूर आप आज वोट करें इलेक्शन में जाकर के, पोलिंग बूथ में जाकर के। तो नेक्स्ट आपका जो है, ये बेसिकली कोविड को लेकर मैं रखा है कि कोविड को आपका ना जानना जरूरी है। अभी सेकेंड वेव काफी हाई केसेज आ रहे हैं। कल हमने देखा था बेसिकली 1 लाख से ज्यादा केसेज आए थे। आज जो है, सॉरी, डे बिफोर यस्टरडे, आज कल जो है बेसिकली 96,580 फ्रेश केसेज आए हैं। ये बेसिकली टेस्टिंग जो डिक्रीज हुआ थोड़ा सा, 8.93 लैक्स हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि कम हो गए हैं केसेस, टेस्टिंग था कम हुआ, इस कारण से केसेस कुछ कम आए हैं। और 440 डेथ हैं। तो आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर रखें, मास्क पहने और सैनिटाइज करें हाथों को। और जब भी बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग आप जरूर ध्यान रखें। इसको ये आपके लिए है कि आप ना सजग रहें। नेक्स्ट आपका जो है ये है ब्रिजिंग द डिवाइड इन पोलराइज्ड पार्ट ऑफ आसाम। तो ये बेसिकली आसाम में जो इलेक्शन है, तो उसको लेकर के कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की है, जिसको मैं बताना चाहूंगा। आपका ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, और है ना आपका जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला है धुलबी फुलबाड़ी ब्रिज, एक है जो अभी इनॉग्रेट हुआ, अभी फाउंडेशन स्टोन का रखा गया, वो अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। ये इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज है, 19.282 किलोमीटर्स इसका लेंथ होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया जाएगा ये ब्रिज, जो कि धुबरी डिस्ट्रिक्ट जो वेस्टर्न आसाम में उसको कनेक्ट करेगा। अ, ये आपका मेघालय का पार्ट है फुलवाड़ी, वहां से उसको कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक बोगीबिल ब्रिज की भी बात की गई, जिसका आप पिक्चर देख रहे हैं, ये रेल रोड ब्रिज है। लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है, मतलब लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसमें रेल और रोड दोनों है। नीचे में रेलवे है, ट्रैक है, ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये हाईवे है, रोडवे है। इस दोनों को मैं डिफाइन करूंगा, बताऊंगा आपके, और आपको इसके बारे में इसका नोट्स आप जरूर बना ले। बोगीबिल ब्रिज जो है ये डबल डेकर ब्रिज, जैसे मैंने कहा रेल और रोड दोनों इसमें है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में ये भी बनाया गया है। ये कनेक्ट करता है आपका डिब्रूगढ़ जो आसाम में है, उसको कनेक्ट करता है धेमाजी, आसाम में, धेमाजी में। ये तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज ऑन ब्रह्मपुत्र जो है भी, वो 12 सदिया ब्रिज जब पहले इनॉग्रेट हुआ था। और ये रेल रोड दोनों है इसमें, तो ये लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है। इसका ये 3 लेन का ऊपर में रोड है, और नीचे में आपका दो जो ट्रैक्स हैं। ये NH37 और NH52 को कनेक्ट करता है। जो नदी के दोनों साइड में NH है, उसको कनेक्ट करता है ये ब्रिज। तो ये भी काफी पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि ये ब्रिज जो है किस NH को कनेक्ट करता है, ये NH जो है ये किस स्टेट से गुजरती है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें कि ये NH जो है आसाम से गुजर रही है, और दोनों NH को ये कनेक्ट करता है ये ब्रिज। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तो आप सिग्निफिकेंस जरूर लिख सकते हैं कि कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो रेल और रोड दो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी हमने देखा है काफी अच्छी नहीं है बहुत जगहों पर, उसको ये बूस्ट करता है कनेक्टिविटी को। तो आसाम अरुणाचल को ये कनेक्ट करेगा ये ब्रिज जो है एक तरह से। और इससे क्या होगा, टूरिज्म होगा आपका। पहली एक तो आप लिख सकते हैं ट्रेड एक्टिविटी बढ़ेगी वहां पर, लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। उसके अलावा जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इसका, डिफेंस लॉजिस्टिक जो है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट्स है, चाइना के बॉर्डर स्टेट्स है काफी,
स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इनका, तो ये डिफेंस लॉजिस्टिक पहुंचाने में या जो डिफेंस लॉजिस्टिक से अगर जाना है, सामान जाना है, तो उसको काफ़ी फास्ट करेगा। तो ये आप अपने आंसर्स में स्पेशली मेंस में आप लिख सकते हैं। किसी भी ब्रिज के लिए कंसेप्ट आए या रोड कनेक्टिविटी कंसेप्ट आए, तो उसमें आप कनेक्टिविटी जरूर लिखें। टूरिज्म आप लिख सकते हैं, ट्रेड आप लिख सकते हैं उसी चीज में। तो ये सब आप जो है नॉर्मल पॉइंट्स है जिसको आप ना किसी भी आंसर्स में आप लिख सकते हैं। ये आपका मैप है बेसिकली। ये जो दोला सदिया ब्रिज जिसकी बात की हमने, और ये जो बोगीबील ब्रिज, ये डिब्रूगढ़ धेमाजी को कनेक्ट करता है। ये पूरा आपका आसाम का पार्ट है, ये उसके पीछे अरुणाचल है। इसको आप देख सकते हैं, कनेक्ट होता है ये तो अरुणाचल प्रदेश को भी ये जो ब्रह्मपुत्र डिवाइड कर रही है एक तरह से, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी आपका। और ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है, आर्मी पोस्ट है, जिसको भी अगर लॉजिस्टिक सप्लाई में काफी हेल्प होगा। नेक्स्ट आपका जो अभी इनॉग्रेट फाउंडेशन स्टोन हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दुबड़ी फुलवाड़ी ब्रिज का है। ये 4 लेन ब्रिज है, सबसे लंबा ब्रिज होगा आपका। ये लोकेट कर रहा है NH 127 बी पर, और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम श्री रामपुर ऑन NH 27। तो इसको इस दोनों को कनेक्ट करेगा ये बेसिकली NH 27 और NH 106 को। ये आपका देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में ही है, ये आपका मेघालय हो गया, और ये आपका आसाम हो गया, दुबड़ी और फुलवाड़ी को ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेघालय के लिए भी। ये आपको एक अलग कनेक्टिविटी जो है, लॉन्ग आपको घूम के आना पड़ता था या बोट से आपको जो जाना पड़ता था, वो आपका टाइम जो है काफी बचेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल की तरफ। पहला जो आपका है एल्केमी ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। ये तो बेसिकली जो है इलेक्शन पे फोकस्ड है। एंटी इनकम्बेंसी जो है वेस्ट बंगाल में, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कैसे टीएमसी का क्या अपना ऑप्शंस है, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो ये आपका एग्जाम के लिए हम कहूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है द पिलर्स ऑफ एन इक्विटेबल पोस्ट कोविड इंडिया। तो पोस्ट कोविड इंडिया में बेसिकली कैसे हम इक्वलिटी जो है और बढ़ा सकते हैं। तो पहले इन्होंने कहा एक प्यू रिसर्च का रिपोर्ट बताया इन्होंने, जिसने इस रिपोर्ट में कहा गया कि इनइक्वलिटी जो है बढ़ी है कोविड के समय में इंडिया में इनइक्वलिटी काफी बढ़ी है। इंडियन मिडिल क्लास जो है वो जो पहले जितना था वो 1/3 से कम हो चुका है। मतलब मिडिल क्लास लोग जो है काफी कम हो चुके हैं, बहुत लोग पुअर कैटेगरी में जा चुके हैं। नंबर ऑफ पुअर जो है, जो जिसको कि 100-150 रुपए से कम जो है डेली कमाते हैं, उसकी संख्या डबल हो गई है। मतलब पुअर कैटेगरी बढ़ गया है इस सिचुएशन के कारण। और ये बोल रहे कि इससे वर्ष भी हो सकता है देन एस्टिमेटेड, क्योंकि बहुत सारा जो इनक्वलिटीज हमने नापा नहीं है, मेजर नहीं कर पाए हैं। तो इकोनॉमिक जो शॉक है इंडिया में वो काफी सीवियर रहा है कोविड के कारण। इसका क्या कारण है इन्होंने बताया, बेसिकली 2 कारण इसके। एक तो क्या प्री कोविड 19 जो इकोनॉमी था वो ऑलरेडी जो है स्लो कर रहा था, स्लो डाउन था, उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था। स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ पर लो इनकम्स इन रूरल डिस्ट्रिक्ट था, मैलनरिशमेंट था आपका। तो इस ये कारण थे। दूसरा जो कारण हुआ, इंडिया लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो ऑलरेडी वनरेबल था, और कोविड के बाद में काफी कंपनियां आ गई वनरेबल इनफॉर्मल सेक्टर। हम देखें एमएसएमई को देखें तो बहुत सारी जो है बंद हो गई लॉकडाउन के कारण और या उसके बाद के केसेज में। तो ये ऑलरेडी जो है ये रीजन्स थे जो लॉकडाउन के बाद या कोविड के बाद जो है काफी और जिसके कारण एग्जेजरेट हुआ हमारे यहाँ इनइक्वलिटीज। तीन उन्होंने कहा बेसिकली। तो इनफॉर्मल सेक्टर एंड वर्कर्स हैव सफर्ड अ लॉट विद द लॉस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हमारे यहाँ काफी ज्यादा सेक्टर है, काफी बड़ा सेक्टर है एक तरह से हम कहें। बहुत सारे लोग वहाँ एम्प्लॉयड है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसमें ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोविड का। तो ये रिकवरी उन्होंने कहा के सेप्ट रिकवरी है, मतलब कि कुछ सेक्टर ग्रो हुए हैं। जैसे यहाँ पे कहा है कुछ जो लार्ज सेक्टर से लार्ज कंपनियां हैं, बीएससी की कंपनियां हैं, उनमें तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन जो कुछ इनफॉर्मल सेक्टर्स है उसमें जो है ग्रोथ जो है काफी कम हुआ, स्पेशली कुछ कुछ कंपनियां बंद हो गई है। तो ये के सेक्टर रिकवरी है। गवर्नमेंट का रही है वी सेक्टर रिकवरी है, सारी जीडीपी ग्रोथ हुआ है। बट इनका कहना है कि के सेक्टर रिकवरी है, कुछ सेक्टर्स काफी ग्रो हुए हैं। यहाँ पे बताया भी इन्होंने 1.67 ट्रिलियन जो है प्रॉफिट इनका मिला है कुछ कंपनियों को, और जो है बाकी जो बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो डाउन हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है आपका, इन्होंने इस इनका रिपोर्ट है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है अभी भी स्टिल 2.5 परसेंटेज पॉइंट लोअर नाउ एज कम्पेयर टू द लेवल बिफोर द लॉकडाउन लास्ट ईयर। तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है, अभी भी उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा हेल्थ केयर और एजुकेशन में जो इनक्वालिटीज जो है बढ़ी है। तो इनइक्विटीज रिमूव करना, कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा ये भी बताया इन्होंने
कि इनक्वालिटी अगर आप कम करते हैं, मतलब कि जो लोअर तबके उसको भी आप अगर है ना सहारा देते हैं, उनको भी इक्वल इक्वल लेके आते हैं, इकोनॉमी में लेके आते हैं, उनका जो ग्रोथ होगा, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा, लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, कंजम्पशन होगा, एक्सपोर्ट भी जो है बढ़ेगा। तो ये इनइक्वालिटीज के अगर हम रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली जीडीपी को भी एक तरह से फायदा होगा, ये इन्होंने कहा इसमें। इन्होंने वैसे थ्री प्रॉन्ड अप्रोच का ये सॉल्यूशन दिया एक तरह से, कि एक अप्रोच हम ले सकते हैं, 3 स्टेप्स बताया है जिससे कि हम इक्वलिटीज को रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पहला जो फोकस होगा एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस पे, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गया, तीसरा जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम और अदर सोशल सेफ्टी नेट पे गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। तो इन तीनों को बेसिकली यहाँ पे इन्होंने फिर बताया डिटेल में, जिसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो आपका क्रिएशन ऑफ क्वालिटी और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ये पहला हो गया आपका कि क्वालिटी और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना होगा। तो 1 का ए आप लिख सकते हैं इसमें, इस एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट करने के लिए क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बजट में ऑलरेडी इसको फोकस किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये अच्छी खबर है एक तरह से। तो बजट को आप डिटेल में जरूर स्टडी करें कि क्या क्या बजट में प्रोविजंस हैं। बहुत बार सब एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो इसका मैं लिंक जो है बजट का, तुम्हारा 3 वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे टैग में, जिसको आप देख सकते हैं, बजट के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। देयर आर 7 चैलेंजेज इन एम्प्लॉयमेंट, तो 7 चैलेंजेज है एम्प्लॉयमेंट में जिसको कि हमें दूर करने की जरूरत है। पहला प्रोडक्टिव जॉब्स हो गया एक तरह से। दूसरा डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, तो इसको हम स्किल ट्रेनिंग देना है। तो यहीं पे आपका सजेशन भी एक तरह से, जो डिमेरिट बता रहे हैं वहीं पे आपको सजेशन भी लिखना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो पहला तो क्या है आपका कि प्रोडक्टिव जॉब्स बनाना है, उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। दूसरा स्किल ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई में मिसमैच है, जितना डिमांड है स्किल वर्कर का उतना सप्लाई नहीं है स्किल्ड वर्कर का, तो वो हमें बढ़ाना है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अभी उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स पे हमें फोकस करने की जरूरत है, तीसरा ये हो गया। चौथा ये हो गया, लेबर इंटेंसिव हो गया आपका। उसके अलावा हमको फोकस करना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनफॉर्मल सेक्टर पे जहाँ पे बहुत सारा जॉब होता है, जो लोग है ना काम करते हैं, तो उसको अगर हम ग्रो करा पाए तो और वहाँ पे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और बढ़ सकता है। उसके अलावा ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के लिए हमें तैयार होना होगा, मतलब कि हमें एम्प्लॉयमेंट को, लोगों को जो है उसके लिए ट्रेन करना होगा, ताकि ऐसा नहीं उनका एम्प्लॉयमेंट छीन जाए। तो इसके लिए हमें तैयार होना होगा कि कैसे हम ऑटोमेशन के साथ साथ हम एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को दे पाए। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी जो नेट्स हैं, डिसेंट वर्किंग कंडीशन, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। और इसके अलावा रेजिंग रियल वेजेस और जो गारंटीड मिनिमम वेजेस जो हमें देने की जरूरत है, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। रूरल एरिया में ऑलरेडी हम देखते हैं जैसे कि मनरेगा है, साथ ही साथ अर्बन एरिया के लिए भी हमें ऐसे जो गारंटीड मिनिमम वेजेस हमें देने की जरूरत है। तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे बताया। दूसरा जो अप्रोच है इनका कि इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट को हमको इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए पता है कि हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये होना चाहिए आपका हेल्थ और एजुकेशन पे। अभी जो है पब्लिक हेल्थ पे अगर हम देखें, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो करती है वो 1.5% ऑफ जीडीपी का है, इसको कम से कम जो है 2 से 3% बढ़ाने की जरूरत है। तो ये आप लिख सकते हैं, हेल्थ का हो गया आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये हेल्थ और एजुकेशन से अगर आप देते हैं किसी को, हेल्थ अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसके पास होगी। अगर आप एजुकेटेड यूथ हैं एक तरह से, तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा होगी। अगर आप अनएजुकेटेड, आपके पास स्किल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कम रोजगार को के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी जो है वो खोलता है। अगर आप रोजगार करेंगे ऑब्वियस सी बात है फिर आपको जो है आपका जो ग्रोथ होगा बेसिकली पुअर कैटेगरी से आप इन मिडिल क्लास और ऊपर ग्रो कर पाएंगे। एजुकेशन की उन्होंने बात की है, जैसे कि कुछ ही इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, कुछ ही अच्छे इंस्टीट्यूट है इंडिया में। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ जी चिल्ड्रेन है वो बेसिकली उनका लर्निंग अचीवमेंट काफ़ी पुअर है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स या जो प्राइवेट स्कूल जो भी स्कूल्स है जहाँ वो पढ़ाई करते हैं वो उतने अच्छे नहीं है, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, टीचर्स क्वालिटी अच्छा नहीं है, बहुत सारी जगह टीचर्स भी अच्छे नहीं है, टीचर्स के नंबर भी अच्छे नहीं है, तो इसको हमें देखने की जरूरत है। तो एक तो हो गया आपका हेल्थ एजुकेशन में बढ़ाने का, एक्सपेंडिचर बढ़ाने का। दूसरा आपका हो गया ये जो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको आप
बढ़ा सकते हैं। तीसरा डिजिटल गैप जो एजुकेशन में अभी जो हमने पेंडेमिक में भी देखा कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, तो उसको हमें गैप को कम करने की जरूरत है। तीसरा अप्रोच जो इन्होंने बताया, एक अप्रोच हो गया, यहाँ दो अप्रोच, तीसरा अप्रोच है क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम और अदर सेफ्टी नेट्स हम दे सकते हैं। इसके लिए इन्होंने सजेशन दिया है 3 प्रपोजल्स। पहला कि कैश ट्रांसफर किया जाए ऑल वीमेन को दिया जाए एबव द एज ऑफ 20 ईयर्स, जो 20 ईयर्स से ऊपर है उनको कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो। दूसरा है नंबर ऑफ डेज जो आप मनरेगा के अंदर दे रहे हैं, जैसे 100 दिन का जो रोजगार आप दे रहे हैं इसको आप बढ़ाइए, 150-200 दिन कीजिए। और तीसरा जो है ऐसी स्कीम अर्बन एरिया के भी लेके आने की जरूरत है, अर्बन जो पुअर है, अर्बन जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी देने की जरूरत है। तो ये 3 ही बेसिकली इन्होंने बताया यहाँ पर, 3 सजेशंस जो कि क्वासी बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह से आप दे रहे हैं। बेसिक इनकम यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है क्योंकि सभी को नहीं मिल रहा है, क्वासी को किसी वीमेन एबव ये 20 को हम दे रहे हैं, और रूरल अर्बन एरिया में हम बेसिकली कुछ सेफ्टी नेट्स हम दे रहे हैं कि आपको इतना दिन का मिनिमम गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसके अलावा इन्होंने बोला कि फार्मर्स जो है उनका इनकम बढ़ाने की भी जरूरत है, स्पेशली जो छोटे फार्मर्स है, मझले फार्मर्स है, उनका इनकम बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए क्या करना होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है हमें, ताकि वो जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कोऑपरेटिव जो तरह से है उसको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि वो अच्छा से मार्केटिंग कर पाए। इसके अलावा स्टेट्स को ज़्यादा हमें ऑटोनॉमी देने की जरूरत है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के केस में, ताकि वो अपना जो एपीएमसी एक्ट है या जो मंडी है उनको और रिफॉर्म कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो पाए, खरीदार आ पाए वहाँ पर। अब जो है इसके लिए आपको बेसिकली क्या होगा, रिवेन्यू चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, आपको जितना आप उन्होंने दिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम या जो इनकम देने की, उसके लिए रिवेन्यू चाहिए होगा। इसके लिए क्या करना, गवर्नमेंट को टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना चाहिए। जो रिचर है उनको और ज़्यादा टैक्स उनसे लिया जाना चाहिए। एक जो मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम है उनके लिए और ज़्यादा टैक्स आप कर सकते हैं। इनइक्वलिटी जो है बिटवीन स्टेट स्टेट फाइनेंस उसको और कम करने की जरूरत है, ताकि स्टेट्स का फाइनेंस और मजबूत करने की जरूरत है, स्टेट के बजट को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि स्टेट जो है इन कामों में पैसा लगा सके। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स तो ये इन्होंने बताया, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, जैसे कि डेमोक्रेसी को और डीपेन करने की जरूरत है। कैसे, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, जो ग्राम पंचायत से या जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनका जो है रिवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है, उनका जो फाइनेंस बढ़ाने की जरूरत है, और डिसेंट्रलाइजेशन और अच्छे करने की जरूरत है, ताकि जो नीचे लेवल पर लोग जो है अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ पाए। इस सारे चीज़ों को आप बेसिकली जो है किसी भी आंसर्स में, बहुत सारे आंसर्स में आप इसको लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर आप जो है अपने आंसर्स में, अपने नोट्स में लिख ले। ये आप कहीं भी बहुत सारे आंसर्स में आप इस चीज़ों को अपने सजेशन के तौर पर वे फॉरवर्ड की तरफ पे बहुत बार पूछा जाता है, तो क्रिटिकल एनालिसिस में आप उसको लिख सकते हैं। इनको आप जरूर नोट डाउन कर ले सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है एडिटोरियल है साउथ फेज, ये भी बेसिकली इलेक्शन को लेकर के कि यहाँ पे इलेक्शन अभी है, बेसिकली साउदर्न जो स्टेट्स है, तमिलनाडु में, केरला में और पुदुचेरी में भी इलेक्शंस है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है परसिस्टेंट माइंडलेसनेस। ये एडिटोरियल में बेसिकली जो सुकमा में जब ये माओइस्ट अटैक हुआ था उसको लेकर के उन्होंने बताया है कि लैक ऑफ रोड एंड टेलीकॉम के कारण जो है रिमोट एरिया में ये वन ऑफ द कारण है जिसके कारण माओइस्ट का जो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। बेसिकली इसको माओइस्ट ने ऐसे टेरेन को कि अलग टेरेन है, माउंटेनियस रीजन है, फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे कि ना कम्युनिकेशन है ना रोड है, तो लोग जो बेसिकली माओइस्ट जो है वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं एक तरह से। तो हमें क्या करने की जरूरत है, माओइस्ट को घटाने के लिए, माओइस्ट का कब्जा को कम करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है यही सॉल्यूशन भी यहीं पे आपका छुपा है कि रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे हम, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, और बाकी जो आपका जो फैसिलिटी है, वेलफेयर मैकेनिज्म जो है, गवर्नमेंट को वेलफेयर मैकेनिज्म जो है वो इन एरिया में बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस चौकी आप अच्छे से खोलें, वहाँ पर लोगों का ग्रीवांस जो है वो अगर माओइस्ट के पास जाते हैं ग्रीवांस को लेकर के, उसको आप हटा करके वो पुलिस के पास आए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए, आपको ये काम करने की जरूरत है, वेलफेयर स्कीम्स देने की जरूरत है। इन पे भी आप सॉल्यूशंस बेसिकली इसी चीजों पे आप सॉल्यूशन भी अपना दे सकते हैं। इन्होंने बताया कि कैसे माओइस्ट एक्शन स्टार्ट हुआ था 1970 में, फिर बाद में वो और बढ़ा था जब 2 ग्रुप्स जो मिल गए थे उसके बाद। तो अभी भी जो है ये ट्राइबल एरिया में बेसिकली रिमोट ट्राइबल एरिया में ही ज़्यादा इनका पकड़ है। तो रिकोर्स टू वायलेंस इज नाउ लिटिल मोर देन टू डिप्लॉय, मोर देन अ टू इनवाइट स्टेट रिप्रेशंस। तो स्टेट रिप्रेशन हुआ बेसिकली, बहुत दिन से हमने देखा नहीं, कुछ अटैक भी नहीं हुआ है। इसके लिए इन्होंने बताया कि इसके एक और इन्होंने सजेशन दिया है कि सिविल सोसाइटी ने कुछ दिन पहले अपना मार्च निकाला था बेसिकली रिसेंटली,
और जिन्होंने कहा था डायलॉग जो है माओइस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, माओइस्ट के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच डायलॉग जो है, बातचीत जो है बहुत ही जरूरी है। तो ये सजेशन आप लिख सकते हैं कि हम डायलॉग के थ्रू भी, बातचीत के थ्रू भी इस चीज़ों को, वायलेंस को कम कर सकते हैं। नक्सल से अगर हम गवर्नमेंट अगर बात करें, उनका डिमांड क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उसको अगर हम दूर दूर कर पाए तो ऑब्वियसली वो भी एक चैनल हो सकता है, वो भी एक मेथड हो सकता है नक्सल वायलेंस को कम करने का। और मिलिट्री सिर्फ जो एक उपाय नहीं हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का, हटाने का, उसके लिए हमें डायलॉग की भी ज़रूरत है। जैसे कि हम इंटरनेशनल भी देखते हैं, फॉरेन अफेयर्स में भी देखते हैं कि डायलॉग भी होता है, फोर्सेज भी यूज होती है। तो बेसिकली दोनों को हमको साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में। इसको आप जरूर अपने आंसर में लिख सकते हैं डायलॉग के बारे में। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल, इन केरला द चर्च इज अ क्रूशियल पॉलिटिकल प्लेयर है। ये भी बेसिकली केरला इलेक्शन को लेकर कहा है इन्होंने, कैसे चर्च जो है या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, कैसे वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल प्लेयर है किसी पार्टी को जिताने या हराने में। इसको आपके लिए जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सेस है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ दिल्ली में है, बहुत सारे लोगों का जो है लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाती है, वहां पे अपील नहीं कर पाती है, जस्टिस नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि वो काफी जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट हो जाता है। क्योंकि आप एक मान लीजिए आप साउदर्न स्टेट में रह रहे हैं, तो आपके लिए दिल्ली जाना, ऑल द वे टू दिल्ली, वहाँ स्टे करना, फिर वहाँ पे लॉयर ढूंढना, लिटिगेशन कॉस्ट वहाँ पे काफी हाई है। तो वो सब चीजों के कारण जो आपको जस्टिस नहीं मिल पाता है, सुप्रीम कोर्ट को आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। इन्होंने बताया जैसे कि लॉकडाउन एक के कारण काफी एक एडवांटेज हुआ है कि वहां पे लॉकडाउन के बाद कोविड के समय में लोग सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट की है। वर्चुअल हियरिंग चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली। इससे जो है जोग्राफिकल जो वो एक्सेस का जो बर्डन, वो कंस्ट्रेंट था, वो कम हो गया है। बहुत सारे लोग जो अभी लोकल लेवल पर ही अपने वहां से भी सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं इस कारण से। इसी का इन्होंने बताया कि एक फिजिबल सॉल्यूशन है, इसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कैसे इसको हम आगे ले जा सके आफ्टर कोविड भी, पोस्ट कोविड भी, इसको कैसे हम रेगुलराइज कर सकते हैं ये वर्चुअल हियरिंग को, ताकि जो लोग जो हैं अदर अदर स्टेट्स में, वो भी सुप्रीम कोर्ट को आसानी से एक्सेस कर पाए। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस को एम्पावर किया है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जो है वो सर्किट बेंचेस के थ्रू अलग दूसरे अलग स्टेट्स में, अलग सिटीज में कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वहां पे केस बहुत इंक्रीज हो गया है, बहुत सारे लोग जो है वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस कारण से बेसिकली अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सर्किट बेंचेस जो है अलग अलग सिटीज में, जैसे मान लीजिए साउदर्न स्टेट्स में कुछ हो गया, कुछ ईस्टर्न स्टेट में हो गया, कुछ वेस्टर्न स्टेट्स में हो गया, अपने जो है सर्किट बेंचेस थ्रू हियरिंग कर सकती है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी तक, किसी भी चीफ जस्टिस ने अभी तक इसको किया नहीं है। इसको एक तरह से इस सॉल्यूशन को देखने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को, कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका सॉल्यूशन दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने एक रिपोर्ट की बात की, जैसे हमने कहा कि डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनेटेड इन हाई कोर्ट्स क्लोजर टू दिल्ली। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो है मेनली जो दिल्ली के आसपास जो कोर्ट, जैसे पंजाब का हरियाणा हाई कोर्ट हो गया या अलग अलग कोर्ट हो गए, वहीं से ज्यादा केसेस जो है वो रेफर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसका जो मेन इन्होंने बताना कोशिश की है कि जो अदर स्टेट जो दूर हैं, वहां से केसेज रेफर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल कंस्ट्रेन है। लोग जानते हैं कि हम जा नहीं पाएंगे, वहां पे जाना होगा, हमें रहना होगा, लॉयर हायर करना होगा, काफी वो खर्चा होगा। जैसे इन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स जो हैं, इनका कलेक्टिवली अगर हम देखें कितना यहाँ पे ये बेसिकली केस यहाँ जाता है, तो 10% केस ही को ही बेसिकली इस स्टेट से, इन स्टेट से जाता है। जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 1/5 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है। उसके अदर साइड अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे कि बेसिकली लेस देन 5% ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया का, वहां से तकरीबन 18% केसेज जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये डिस्पैरिटी दिखाता है कि कुछ जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको ज्यादा अच्छा एक्सेस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, उनको नहीं है, बल्कि कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन को ही, जो कि अगल बगल है आपका दिल्ली के, उन्हीं को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस मिल पा रहा है। इसके अलावा एक और क्या प्रॉब्लम है कि
क्योंकि ये दिल्ली में है, तो आपको बेसिकली दिल्ली के अराउंड भी जो लॉयर्स है या दिल्ली हाई कोर्ट में या जो वहाँ पे कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं को आपको चूज करना होगा। आप अपने जो लोकल आपका कोई लॉयर है मान लीजिए, या आपका लोकल चॉइस का जो लॉयर है उसको आप हायर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल द वे आप उसको ले जाना पड़ेगा आपको सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको दिल्ली के ही कुछ लॉयर्स को, वहीं के लॉयर्स को आपको हायर करना पड़ेगा। इसके कारण क्या होता है, काफी स्टीप एंड ऑफन प्रोहिबिटरी मॉनेटरी कॉस्ट, मतलब बहुत सारा ज्यादा जो वहाँ पे चार्जेस है लिटिगेशन का, लॉयर का फीस जो काफी हाई है। अगर सर्किट बेंचेज होता आपके शहर में, तो आप जो है वहाँ के अपने लोकल लॉयर को ही हायर कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट काफ़ी कम होता, बेसिकली लिटिगेशन कॉस्ट भी आपको कम लगता, लॉयर फीस भी कम लगती, और आसानी से आप जो है डेली कोर्ट हियरिंग, जब भी कोर्ट हियरिंग है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक्सेस को के लेकर के। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ हुम ओनली एवर ड्रीम्ड ऑफ, यहाँ पे इससे वर्चुअल हियरिंग का क्या हुआ कि बहुत सारे एडवोकेट्स जो है ऑल ओवर इंडिया जो है अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में जुड़े हैं। बहुत सारे जो लिटिगेंट्स हैं उन्होंने अपने लोकल लॉयर्स को भी हायर किया है, क्योंकि वर्चुअल हियरिंग हो रही है। तो इसको बेसिकली उन्होंने बताया कि सॉल्यूशन के तौर पे इसको गवर्नमेंट देख सकती है, सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। और है ना, जो सर्किट बेंच का जो सॉल्यूशन है जो संविधान में दिया गया है, उसको भी चीफ जस्टिस को देखना चाहिए कि ये सर्किट बेंचेज हम कैसे अलग अलग जगहों पर स्टेब्लिश किया जा सकता है। बहुत सारे लॉ कमीशन ने और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ऑलरेडी इसके बारे में रिकमेंड किया है, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू, किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू। तो इसको बेसिकली एक सॉल्यूशन के तौर पे गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट फ्रॉन्स ऑन इंटरिम हेड्स ऑफ फॉर सीबीआई। ये बेसिकली जो है सीबीआई डायरेक्टर जो अभी इंटरिम एक पर्सन जो है उसका इंचार्ज ले रहे हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना आप जो है रेगुलर जो अपॉइंटमेंट कीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। तो जैसे कि इसका जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ, ये आपका सीबीआई डायरेक्टर का, उसका कमिटी एक है। ये है आपके कमिटी में मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी कोई होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, ये तीनों मेंबर होते हैं। ये डिसाइड करते हैं, कुछ पैनल ऑफ नाम्स होता है जिसपे कि मेजोरिटी से 2:1 या दो तीनों आदमी एग्री होने चाहिए, मेजोरिटी जो जिसपे एग्री होगा उसका नाम जो क्लियर होता है। तो ये बेसिकली सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है। और ये इसलिए जरूरी क्योंकि बेसिकली सीबीआई के लिए बारे में बहुत बार आपने देखा होगा कि ना कुछ सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी रहता है कि वो केज्ड पैरट है, तो उसको लेकर इन्होंने पिटिशन एक दायर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द आप इसका रेगुलर अपॉइंटमेंट कीजिए। इंटरिम अपॉइंटमेंट आपने कर रखा है इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर, ये सही नहीं है। इंट्रोडक्शन, इसके अलावा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन में जो पिटिशनर है उसने अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो है एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो 1-2 महीना पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, जो भी डायरेक्टर होंगे उनके रिटायरमेंट के पहले, ताकि क्या है कि आपको जो है रिटायरमेंट के बाद जो है जस्ट एक नया डायरेक्टर ऑलरेडी रहे। तो ये बेसिकली सीबीआई रिफॉर्म्स में, तो ये किसी भी स्टेट्यूटरी बॉडी या जो आप कह सकते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी में रिफॉर्म्स के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं कि भाई एक तो हो गया कि जो रेगुलर इनकम्बेंट वहां पे होना चाहिए, बेसिकली ऐसा नहीं कि वो ना किसी को इंटरिम चार्ज दे। दूसरा, इंडिपेंडेंस के लिए जो है इंडिपेंडेंटली आउटसाइड एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल पावर्स के इंडिपेंडेंटली वो काम कर पाए, इसके जरूरी है। तो वहाँ का जो हेड है, जो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, उसका अपॉइंटमेंट जो है हाई लेवल कमिटी के थ्रू हो जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, और उसकी कमिटी की मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं इंटरिम अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए आप आंसर में लिख सकते हैं कि उसका इंडिपेंडेंस कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं। तो कहीं भी आपका ये जो है आंसर काम करेगा। नेक्स्ट आपका है रेलवेज कंप्लीट आर्क क्लोजर ऑफ चेनाब ब्रिज। तो ये जो आर्क क्लोजर है, ये देख रहे हैं आर्क जो है इसका क्लोजर कल कंप्लीट किया गया। तो ये न्यूज में है काफी। ये जो बेसिकली 1315 मीटर जो चेन्नई ब्रिज है, जो कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा वर्ल्ड का बनने के बाद, तो इसका ना आर्क कंप्लीशन हुआ है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन काफी अच्छे लेवल पे जा रहा है। ये ब्रिज जो है लंबाई यहाँ पे बताई गई है एफिल टावर से भी 35 मीटर हाइट इसका है ज्यादा। ये चेनाब ब्रिज जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक पार्ट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रेल ब्रिज है बेसिकली जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी देने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, कनेक्टिविटी का आप जरूर लिख सकते हैं, रेलवे ब्रिज अगर वो भी बन रहा है तो कनेक्टिविटी वहाँ अच्छी होगी, टूरिज्म अच्छा होगा, वहाँ पर ट्रेड अच्छा होगा। ये सब चीजें आप आंसर में लिख सकते हैं बिना सोचे। तो चेनाब रिवर जो है बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं। ये जो है अपर हिमालय में सोर्स है इसका, इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट। ये जो बेसिकली दो रिवर है, चंद्र और भंगा, ये भागा, इसके कन्फ्लुएंस से, इसके मिलने से ये रिवर बनती है, और इसलिए इसको चंद्र भागा भी कहा जाता है, अदर नेम जो करें हम।
तो ये जम्मू कश्मीर में बेसिकली अखनूर जो है प्लेन एरिया से घुसती है। इसका फ्लो अगर हम देखें तो जम्मू रीजन से होता है आपका, जम्मू रीजन से बात पंजाब में जाती है, फिर पाकिस्तान के, उसके अलावा उसके बाद जो वो इंडस रिवर में मिल जाती है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो इंडिया पाकिस्तान का, उसमें जो है चेनाब का रिवर का पानी जो है बेसिकली पाकिस्तान को अलॉट हुआ है, लेकिन इंडिया जो इसके ऊपर में रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, कुछ परसेंटेज यूज कर सकता है। तो ये चेनाब रिवर के बारे में हो गया आपका। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग वर्किंग वेल से फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये बेसिकली जो है अभी आपने थोड़ा दिन पहले भी हमने न्यूज पे कवर किया था, ये जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी का जो टाइमलाइन है 5 सालों का, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो कर रही है गवर्नमेंट, उसके लिए बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सेम रखा है जो पिछला हमारा टारगेट था। वो टारगेट क्या था कि 4% इन्फ्लेशन होगा ±2% टॉलरेंस लेवल, यानी कि 6% से 2% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है आपको, 4% आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑलरेडी 2016 से फॉलो कर रही है। तो अगले 5 सालों के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2026 तक यही टारगेट रहेगा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखना है कि इन्फ्लेशन जो है इस लेवल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बताया कैसे ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो स्टार्ट किया गया था 2016 में, ये काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें बेसिकली रेपो रेट डिक्लाइन हो गया, 6.5% था 2016 अक्टूबर में, जो कि अब 4% हो गया है। इससे बिजनेस को भी फायदा हुआ है। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन जनरली 4% के एवरेज में ही रहा है, तो ऐसा नहीं, काफी फ्लक्चुएशन हुआ है इन्फ्लेशन में। ये भी काफी फायदेमंद रही इकोनॉमी के लिए। पहले 7.5% था आपका इस पीरियड में, अगर हम देखें तो लेट टू डिक्लाइन, प्राइस फ्लक्चुएशन डिक्लाइन हो गया, प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, जनरली एवरेज आउट है बेसिकली। वोलेटिलिटी जो है कोर इन्फ्लेशन की वो कम हो गई है, काफी वोलेटाइल नहीं है इन्फ्लेशन, एक स्टीडी इन्फ्लेशन है। एंड मॉडरेटेड द मीडियम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो ये काफी फायदेमंद रहा है। तो इसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रेपो रेट्स क्या है, इसको मैंने अलग वीडियो है, मॉनेटरी पॉलिसी करके एक प्लेलिस्ट है जिसका मैं लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा, जिसको आप जरूर देखें, जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में सारा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डिप्स टू 7 मंथ लो। तो ये बेसिकली जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई जो है, इसको रिलीज किया गया है। तो ये जो है 7 मंथ लो पे चल रहा है। तो ये क्या है पीएमआई, इसको हम जान ले, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पीएमआई में जो इंडिकेटर है आप बिजनेस एक्टिविटी कैसी रही है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, इसको बेसिकली बताता है एक तरह से। ये सर्वे बेस्ड है, मतलब कि इसमें जो है बेसिकली लोगों से पूछा जाता है कि आपका कैसा अनुमान है बिजनेस एक्टिविटी का। ये कुछ है ना ऐसा इंडिकेटर नहीं है, मतलब आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सॉरी डेटा ये आप यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली लोगों से पूछ कर उनका रेस्पॉन्स जो है उसको आप कलेक्ट करके फिर एक पैटर्न में आप उसको इंडेक्स में बनाते हैं। तो रेस्पोंडेंट का उनका ओपिनियन लिया जाता है कि उनका सेंटीमेंट कैसा है, चेंज इन देयर परसेप्शन, उनका परसेप्शन कैसा रहा है कुछ की वेरिएबल्स को लेकर के, जैसे कि नए ऑर्डर्स कैसे ज़्यादा बढ़े हैं, कम हुए हैं, आउटपुट क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा आपके कंपनी में, या जो है ना आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा है, स्टॉक ऑफ परचेज, मतलब स्टॉक्स जो उनके पास होता है बहुत बार कंपनी के पास, स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यानी सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारा कुछ बेसिकली इसमें सर्वे में पूछा जाता है लोगों से। और वो महीने 1 महीने पहले का पूछा जाता है, हर महीने मुझसे पूछा जाता है पिछले महीने के बारे में। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद दोनों को कंबाइन करके एक नया इंडेक्स जो है बनाया जाता है इंडेक्स। इसमें जो है नंबर बेसिकली 0 से 100 का नंबर होता है। 50 से अगर ऊपर आता है किसी इंडिकेटर में, किसी पॉइंट में, इसका मतलब कि एक्सपेंशन हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। अगर 50 से नीचे है तो इसका मतलब कॉन्ट्रेक्शन हुआ इकोनॉमी में, या फिर सेपरेट इंडिकेटर में। और जो है 50 मतलब कि कोई चेंजिंग में, जैसा पिछले सा महीना था वैसा इस महीना भी लोगों का परसेप्शन है। अगर पीएमआई और प्रीवियस मंथ अगर ज़्यादा है इस महीने के पीएमआई से, मान लीजिए दोनों 56 था पिछले महीना, इस महीना 54 है, लेकिन दोनों 50 से ऊपर है, लेकिन इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है धीरे धीरे। तो इसके अलावा पीएमआई जो बेसिकली स्टार्ट ऑफ मंथ रिलीज होता है, इससे क्या है कि लीडिंग इंडिकेटर है, आपको पता चल गया कि भाई अगले इस महीने हमें कैसे काम करना है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये पीएमआई है, इसका आप जरूर नोट डाउन कर ले डिटेल में, इकोनॉमी के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू एनालिसिस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा और जरूर आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन, आप यहाँ पे भी आप
IQ ज्ञान का लोगो देख रहे होंगे उसको क्लिक करके कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन के पहले आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा जिसको कि आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा सब्सक्राइब बटन दाबने के बाद, जिसको आप क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो की आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।